हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 10 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लास्ट डे के रिवीजन से। कल का रिवीजन करेंगे। कल आप जानते हो जैसे कि 8 और 9 दोनों दिन का करंट अफेयर आपको पढ़ाया गया था, तो उसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस पढ़े थे। तो आज इसका सबका रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। इसके अलावा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक पुस्तक विमोचित किया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। केजीएस ढिल्लन ने ये पुस्तक लिखी हुई है। यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया कार्लोस अल्कराज ने। महिला एकल का जीता आर्याना सेबलंका ने। और अनुतिन चारण विलाकुल बन गए हैं थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 82वें वेनिस फिल्म समारोह में ओरिजोंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अन्नपूर्णा रॉय ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में एकमात्र गोल्ड आया है रेयांश गुप्ता के नाम। हालांकि भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 सिल्वर 2 कांस्य भी शामिल थे। और रूस के साथ युद्ध के बाद स्थिति को ध्यान में रखते हुए कितने देशों ने यूक्रेन के साथ सुरक्षा गारंटी देने का संकल्प लिया? तो 26 देश सामने आए और उन्होंने कहा यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देंगे। ये सभी यूरोपीय देश थे। डेविड लैमी ये ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और वीओसी बंदरगाह तमिलनाडु का जो है, इस पे भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपन ने। रेडबुल के ये ड्राइवर हैं। और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इस्बा ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस श्री चंद्रशेखर। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एनएचपीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है भूपेंद्र गुप्ता को। पुरुष हॉकी एशिया कप भारत ने जीत लिया है दक्षिण कोरिया को हरा करके। और जापान के 102 वर्ष के व्यक्ति ने माउंट फुजी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये टॉप 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, कल और परसों से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। लेकिन जो लास्ट डे की करंट अफेयर होती है उसकी क्विज और पीडीएफ ये सब आपको प्रोवाइड की जाती है एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप से जाकर के इसे आप प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी पीडीएफ दी जाती है। पीडीएफ रोजाना आपको रात को 9 बजे मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो भारत को 15वां उपराष्ट्रपति मिल गया है। भारत के नए और 15वें उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जी ये एनडीए के उम्मीदवार थे। और आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार चुना था। ये एनडीए अलायंस के थे और ये एनडीए अलायंस के थे। ठीक है, तो दोनों में से एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए। आज से 2-3 हफ्ते पहले, लगभग 1 महीना कह सकते हो, जब ये डिसाइड हुआ कि किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा बीजेपी के द्वारा या एनडीए के द्वारा, उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि ये चूंकि पूर्ण बहुमत में है और क्लियर है सब कुछ, इसलिए यही बनने वाले हैं भारत के अगले उपराष्ट्रपति। मैंने आपको 3 वीक्स एगो देखो वीडियो बना करके दी हुई थी कि यही होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति। कारण ये साफ था कि वहाँ पर जो कैलकुलेशन होता है वोटिंग का, उसमें ये बहुमत में थे एनडीए अलायंस वाले। ठीक है, तो अब चूंकि पूरा क्या आंकड़ा है उसको देखते हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो देखिए, लेकिन इसमें ये भी है कि इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। इनडायरेक्ट वोटिंग क्या होती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, इसको भी हम लोग समझेंगे अभी। तो देखिए, सीपी राधाकृष्णन जी को 452 वोट मिले हैं। जी हाँ, मात्र 452 वोट में ही भारत को उपराष्ट्रपति मिल गया। क्यों? क्योंकि ये 452 लोग ये संसद थे, संसद के सदस्य थे, लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है, तो बहुमत से ये 68 ज़्यादा थे। इंडिया अलायंस के बी सुदर्शन रेड्डी को मात्र 300 वोट मिले और ये 84 कम थे बहुमत से। बहुमत के लिए कितना चाहिए होता था? 384 चाहिए था। चाहिए तो 391 था, लेकिन इस बार 384 ही चाहिए था। कारण ये था कि बहुत लोग अब्सटेन कर गए थे और बहुत कुछ संख्या खाली भी थी। जीत का अंतर 152 वोट का रहा। अवैध वोट यानी इनवैलिड वोट 15 घोषित किया गया और अनुपस्थित सांसद रहे 12। लोकसभा से 542 सांसद में 1 सीट खाली रही। 239 राज्यसभा से थे, 6 सीट खाली थी। कुल सांसद 781 थे जिनको वोट देना था। ठीक है, 3 पार्टियों ने वोटिंग से दूरी बनाई, जिसमें बीआरएस के 4 सांसद थे, बीजेडी के 7 सांसद थे और एसएडी के 1 सांसद थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब इसमें क्या होता है, देखो, एक होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ना
जो इलेक्टेड आए रहते हैं कैंडिडेट, केवल वही वोट करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से जो चुने हुए उम्मीदवार आए रहते हैं वही वोट में हिस्सा लेते हैं। हालांकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो राज्य के विधानसभा और विधान परिषद होते हैं उसके भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी वोट में हिस्सा लेते हैं। जबकि वाइस प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन में जो केंद्र की जो संसद है उनमें जो सदस्य रहते हैं सभी सदस्य वो सब हिस्सा लेते हैं वोटिंग में। मतलब इसमें राज्यों की विधानसभाएं और विधान परिषद के सदस्य नहीं आते हैं वोट करने, इसमें केवल संसद के सदस्य रहते हैं, राज्यसभा के और लोकसभा से। तो इसमें लेकिन हर प्रकार के सदस्य रहते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो। राष्ट्रपति वाले में मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसी में कन्फ्यूज़न भी होता है लोगों को। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मनोनीत को नहीं लिए जाने का कारण यही है कि मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अब मान लो अभी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, इन्होंने 12 सदस्यों को मनोनीत किया। 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है, 12 को इन्होंने मनोनीत किया। अब अगली बार जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो ये कहे कि हम फिर से चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। तो फिर से ये चुनाव में खड़े हुए तो वो 12 जो सदस्य हैं जिनको इन्होंने मनोनीत किया था तो वोट फिक्स हो गया भाई, इन्होंने उनको राज्यसभा में संसद नियुक्त किया है तो वो तो इन्हीं को वोट देंगे। इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने ये नियम बनाया कि जो मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा वो वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, और मनोनीत आप जानते हो जो खेल, शिक्षा और स्पेशल विज्ञान इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं उनको यहाँ पर मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। खैर, ये तो आपको 15वें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक भारत में उपराष्ट्रपति का भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी स्टैटिक इन्फो के साथ आपको ई बुक प्रोवाइड की जाती है, उसमें डिटेल से रहता है सब कुछ। ई बुक में आपको प्रश्नोत्तर माध्यम में कंटेंट मिलता है, क्वेश्चंस रहते हैं, उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन रहते हैं और रिलेटेड स्टैटिक जानकारियाँ भी रहती हैं। अभी के लिए देखिए ये ई बुक जो है, चूँकि टीचर्स डे ऑफर चल रहा है तो आपको मात्र 10 रुपये में कर दिया गया है जो भी मंथली ई बुक है। आज के लिए आज आखिरी दिन है टीचर्स डे ऑफर का, तो 50% का डिस्काउंट किया गया है और इसके बाद से प्राइसेस हो जाएंगे डबल आपके। तो जो भी ई बुक लेनी हो, चाहे वो 6 मंथ की हो, चाहे वन लाइनर हो 7 मंथ की, चाहे ये मंथली हो या फिर स्टैटिक जीके को हो या साइंस की हो, ये सब आप आधे दाम पर आज के लिए प्राप्त कर सकते हैं। आज आखिरी दिन है, गुरु कूपन कोड यूज़ कीजिए और इसके बाद इसका फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा हमारे जो वीडियो कोर्सेज हैं इस पर आप 80% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो, जिसके तहत आपको जीएस सफलता बैच 4.0 249 में मिल रहा है। इसके अलावा यूपी पुलिस का कांस्टेबल बैच मात्र 199 में, आरआरबी के ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ गया है, इसको भी आप मात्र 199 में प्राप्त कर सकते हो। एलपी का नया बैच हो या सब्जेक्ट वाइज कोई बैच हो, सब्जेक्ट वाइज तो आपको मात्र 99 में मिल रहा है। तो आप चाहे साइंस का हो, ज्योग्राफी का हो, इतिहास का हो, पॉलिटी का हो, इसको अलग अलग ले सकते हो, ठीक है। ये वीडियो कोर्स है, ये सब आपको MZT ऐप पर मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और इजराइल के बीच में द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया इजराइल में करेगा इन्वेस्टमेंट और इजराइल इंडिया में करेगा इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से मुद्दों पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है? तो फिनटेक हुआ, रक्षा हुआ, साइबर सुरक्षा हुआ, डिजिटल पेमेंट्स हुआ, इन सब को लेकर के इन्वेस्टमेंट होने वाली है। अब देखो, डिजिटल पेमेंट्स में हम लोग अपना UPI उनको देंगे, है ना। फिनटेक कंपनियों में हम लोग का बेटर है, वहाँ पर मदद करेंगे। वो लोग डिफेंस में हमारी मदद करेंगे, साइबर सिक्योरिटी में हमारी मदद करेंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों की तरफ से देखो, हमारी तरफ से निर्मला सीतारमण जी थी वित्त मंत्री, और उनकी तरफ से बेजालेल स्मोट्रिच थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में सितंबर में हुआ द्विपक्षीय निवेश समझौता। तो टोटल 800 मिलियन US$ का निवेश की बात हुई है इसके तहत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13 सितंबर 2025 को भारत रत्न भूपेन हजारिका जी की जन्म शताब्दी पर RBI द्वारा कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? अब देखो, यहाँ 13 सितंबर तो आज अभी आया नहीं है, आज 10 सितंबर है, लेकिन चूंकि 2-3 दिनों के बाद ये क्वेश्चन पुराना हो जाएगा और आप पढ़ोगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद भी, तो इसलिए यहाँ पर हो गया करके लिखा गया है। चलिए, तो भारत रत्न भूपेन हजारिका जी, आपको याद होगा स्वर्गीय भूपेन हजारिका जी को 2019 में मिला था भारत रत्न। इनकी जन्म शताब्दी है, मतलब जयंती के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 13 सितंबर को। तो इनके सम्मान में RBI के द्वारा 100 रुपये का
चूंकि जन्म शताब्दी है, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया जा रहा है। तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाएगा, सिक्का तो भाई वही जारी करता है, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाएगा, और शताब्दी पर, जन्म शताब्दी है तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा। अच्छा, पीएम मोदी ने गुवाहाटी में, पीएम मोदी जो होंगे ये गुवाहाटी में जा करके इसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर अनावरण किया करके लिखा है मैंने, कारण मैंने आपको बताया, लेकिन ये 13 सितंबर को अभी करेंगे। ठीक है, 2019 में इनको मिला था भारत रत्न, ये आपसे पूछा जा सकता है। कौन थे ये? असम के महान गायक, कवि और सांस्कृतिक प्रतीक थे, साथ ही साथ समाज सुधारक भी थे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर किस राज्य के सीएम ने 99.3% साक्षरता दर के साथ अपने राज्य को पूर्ण साक्षर दर वाला राज्य घोषित किया? तो ये घोषित किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश का कहना यह है कि हमारे राज्य ने 99.3% की साक्षरता दर हासिल कर ली है, और इस हिसाब से हिमाचल प्रदेश बन गया है पूर्ण साक्षर राज्य। अब देखो क्या है कि अगर मान लो भारत ने राष्ट्रीय साक्षरता दर का लक्ष्य रखा है, जो बनाया है मानक, वो है 95%। तो 95% से ऊपर कोई राज्य अपना साक्षरता दर हासिल करता है तो अपने आप को मानकर चले कि वो पूर्ण साक्षर राज्य है। ठीक है ना, तो हिमाचल प्रदेश ने 99.3% का टारगेट हासिल कर लिया है, और यानी कि टारगेट से भी ज़्यादा है, नेशनल जो टारगेट है उससे ज़्यादा है। देखिए, राष्ट्रीय मानक है 95% का, तो उससे ज़्यादा है, तो इस हिसाब से ये अपने आप को पूर्ण साक्षर राज्य कह रहा है। 100% कुछ नहीं होता है, 100% कोई ज़रूरी नहीं है कि सब 100% ही साक्षर हो जाए, है ना। वो होने में अभी टाइम लगेगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अभी भी होता है कि कुछ गरीब बच्चे हैं, कुछ भिखारियों के बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप 100% तो आप नहीं कह सकते हो, लेकिन 99.3% साक्षरता दर हासिल हो गई है हिमाचल प्रदेश की। अब हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां पर 95% से ज़्यादा, यानी राष्ट्रीय मानक से ज़्यादा साक्षरता दर है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है, कांग्रेस पार्टी से ये सीएम है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी 8 सितंबर पर उन्होंने घोषणा की हुई है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को हुआ, ये तो मैंने आपको बताया ही था। 8 सितंबर के दिन ये 2 मानक भी जारी किए गए, 2 डेटा भी जारी किए गए। इसके अनुसार ये बताया गया कि भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर ये जो 2011 की जनगणना के अनुसार हुआ करती थी 74%, ये बढ़ करके हो गई है 80.9%। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्तमान में कितनी है, तो आप बताओगे 80.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तब आप बताना 74%, और उसमें केरल सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है। 2011 में भी वो हो गया था, 97% से ऊपर था, और अब तो वो है ही। ठीक है, तो खैर राष्ट्रीय साक्षरता दर बढ़कर के 80.9% हो गई है। इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने की है 8 सितंबर के दिन। ये हासिल हो पाया है उल्लास योजना के तहत। केंद्र सरकार की उल्लास योजना बहुत ही प्रमुख योजना रही है साक्षरता को बढ़ावा देने में। अभी उल्लास योजना के तहत ही मैंने कुछ दिनों पहले ही बताया था आपको कि देश का पहला पूर्णतः कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला, पहले तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश बना था लद्दाख, उसके बाद पहला राज्य बना था मिजोरम, है ना। पहला पूर्णतः राज्य बना था मिजोरम, फिर गोवा, त्रिपुरा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये सब भी आगे बनते गए। अब धीरे धीरे इसमें लिस्ट शामिल होती जाएगी। तो पहला पूर्णतः राज्य बना था मिजोरम, पहला अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर के पूछा जाए तो ये बना था लद्दाख, जून 2024 में ही। अगला, भारत ने सीएफए नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो सीएफए नेशंस कप में भारत ने जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन ये ब्रॉन्ज मेडल भी ऐतिहासिक है। भारत ने पहली बार पोडियम फिनिश किया है, यानी पहली बार कोई मेडल जीता है सीएफए नेशंस कप में। उज्बेकिस्तान ने गोल्ड जीता है ना, और ईरान ने जीता है सिल्वर मेडल। भारत ने ओमान को हरा करके जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ओमान को हरा करके। ओमान को पहली बार हराया गया है, ये भी बड़ी बात है। भारतीय फुटबॉल टीम जो है इसने एक बड़ा ही वो दिखाया है, साहस वाला काम दिखाया है। पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से ओमान को हराया। पहले तो 1-1 पर बराबर हो गए थे दोनों के गोल, फिर पेनाल्टी शूटआउट में ओमान को हराया गया है। पहली बार भारत की ओमान पर जीत है। ठीक है, बाकी मैंने सब बता दिया। तजाकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में ये खेला गया था सीएफए का नेशंस कप, फुटबॉल का ये गेम है। ठीक है, अगला,
हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली 100% प्रभावी कैंसर वैक्सीन बनाई? तो दुनिया की पहली 100% प्रभावी कैंसर वैक्सीन बनाने का दावा किया है रूस ने। रूस के वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये mRNA वैक्सीन बना लिए हैं कैंसर की, और ये लेकिन कैंसर की वैक्सीन जो होगी ये दुनिया में बिल्कुल यूनिक तरीके से काम करेगी। अब तक क्या होता है, कोई भी वैक्सीन आप सुनते हो तो आप क्या होता है कि उस वैक्सीन खरीद करके लाते हो और आप किसी भी व्यक्ति को लगा सकते हो। जैसे कि आप खुद लगाना चाहो खुद लगा लिए, अपने भाई को लगा दिए, या फिर अपने मम्मी को लगा दिए, पापा को लगा दिए, है ना। कोविड की वैक्सीन लाए तो वो कोविड की वैक्सीन है, आप खुद लगा लिए, या किसी को अपने घर में किसी को लगा दिए, ऐसा होता था। लेकिन ये जो कैंसर की वैक्सीन होगी ये ऐसा नहीं होगी। ये एक इंडिविजुअल को देख करके उसके लिए डोज बनाई जाएगी। जैसे आपको कैंसर है तो आपको लिया जाएगा, आपके सैंपल्स लिए जाएंगे, आपके अनुसार आपकी डोज बनाई जाएगी। वैक्सीन का फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन डोज सबके लिए अलग अलग उनकी ट्यूमर को देखते हुए बनाई जाएगी। पहले तो कैंसर क्या होता है इसको समझ लो। कैंसर एक प्रकार का ट्यूमर ही है। कैंसर क्या है? एक अनियंत्रित कोशिकाओं का समूह होता है। जब कोशिकाएं अनकंट्रोलेबल तरीके से विकसित होने लगती हैं, जैसे कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिकाएं पैदा होती हैं और मरती हैं, है ना। आपके यहाँ आपका कोई अंग है, उसी अंग में से अचानक से कोशिका निकलने लगी, तो वो कोशिका जो है वो बढ़ने लगी और अनकंट्रोलेबल तरीके से अपने आप को बिल्डअप करने लगी। वो रुक नहीं रही हैं, बढ़ती जा रही है, तो आपके पास वो ट्यूमर बनता चला जाएगा। तो शुरुआती दिनों में उसे कहते हैं ट्यूमर, लेकिन आगे चल करके उस ट्यूमर में सड़न होने लगती है और वो बढ़ती ही रह जाती है, तो उसे कहते हैं कैंसर। और ये बढ़ता ही रहता है, ऑपरेशन कराओगे, कटाओगे, फिर बढ़ेगा, कटाओगे, फिर बढ़ेगा, तो इसे ही कहते हैं कैंसर। अब ये कैंसर लाइलाज बीमारी थी अभी तक, लेकिन अब इन्होंने कहा है, रूस ने कहा है, अब कैंसर के भी अलग प्रकार होते हैं, तो मैं आपको एक कैंसर बताया हूँ, बहुत प्रकार के होते हैं। ब्लड कैंसर भी होता है, स्किन कैंसर भी होता है, इसके अलावा फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर, बहुत सारे टाइप के कैंसर होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको एक टाइप बता रहा हूँ। खैर, रूस ने अब इसके लिए बनाया है वैक्सीन जिसका नाम है एंट्रोमिक्स। एंट्रोमिक्स जो वैक्सीन है ये mRNA टेक्निक पर आधारित है। mRNA टेक्निक आपको याद होगा कोविड वैक्सीन के दौरान भी काफ़ी चर्चे में थी, बहुत सारी वैक्सीन भी mRNA टेक्निक पर भी बनी थी। तो ये क्या करेगा कि हर एक व्यक्ति को लेकर व्यक्तिगत प्रतिरक्षा उपचार या कहें पर्सनलाइज्ड इम्यूनोथेरेपी के जरिए होगा, यानी हर व्यक्ति का एक स्पेशल डोज बनेगा, तब उसके लिए वो वैक्सीन लगेगी। तो ये mRNA प्लेटफॉर्म पर आधारित ये वैक्सीन है, रूस ने बनाया है सबसे पहले, नाम याद रखना वैक्सीन का। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने चलाया है ऑपरेशन राहत। आप जान रहे हो, देख रहे हो, इन दिनों पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई हुई है। इससे बहुत सारे एरिया प्रभावित है, वहाँ पर लगातार राहत और बचाव की सामग्रियाँ और चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ऐसे में भारतीय सेना ने ऑपरेशन राहत चला करके यहाँ पर बचाव का काम कर रही है। अब तक कहा जा रहा है 6,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 13,000 से ज़्यादा नागरिकों को चिकित्सीय सहायता दी गई है और प्रभावित समुदायों तक 48 टन आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई है। देश भर से तमाम संगठन, तमाम पार्टियां ये सब राहत सामग्रियां पहुंचा रहे हैं। तमाम प्रकार के सेलिब्रिटीज़ वगैरह सब अपने अपने क्षमता के अनुसार राहत सामग्रियां पंजाब और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पहुंचा रहे हैं। अब तक 59 आर्मी कॉलम, जिसमें 17 इंजीनियर टास्क फोर्स शामिल हैं, इसका उपयोग कर 82 HADR मिशन यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन पूरे कर लिए गए हैं। अगला, भारत ने 2033 तक देश की हाई स्पीड रोड नेटवर्क को 5 गुना तक बढ़ाने के लिए कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो 2033 तक 5 गुना हाई स्पीड रोड नेटवर्क हो जाएगा। तो ये इसके लिए सरकार करेगी 11 लाख करोड़ रुपए का निवेश। ये 11 लाख करोड़ रुपए होता है लगभग 125 बिलियन डॉलर या 125 अरब डॉलर, US डॉलर में बात करें, और अगर उसमें बात करें करेंसी में, इंडियन करेंसी में, तो 11 लाख करोड़ का ये होता है। तो 11 लाख करोड़ केंद्र सरकार इन्वेस्ट करेगी जिससे हाई स्पीड रोड नेटवर्क बन सके। हाई स्पीड बोले तो कि एवरेज जो हो वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चल सकें, वो भी सुरक्षित रूप से।
ऐसा कब हो पाएगा? जब एक्सप्रेस वेज ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। एक्सप्रेस वेज और हाईवेज में क्या अंतर है? हाईवे जो है ये आपका बिल्कुल नॉर्मल ऊंचाई पर चल रहा होता है, तो इसमें बीच में क्या होता है, कभी कोई गाय आ गई, कभी कोई चौराहा आ गया, कोई रोड क्रॉस कर रहा है बीच में, है ना, कभी भी कोई मार्केट आ गई बीच में, तो कोई ठेला लगाया है बगल से, तो क्या होता है कि बीच बीच में लोगों को रुकना पड़ जाता है या स्पीड स्लो करनी पड़ जाती है। तो हाईवेज होता तो है, चलो ठीक है, लंबे दूरी के लिए, लेकिन बीच में ये सब दिक्कतों की वजह से उन्हें रुकना पड़ जाता है। लेकिन जो एक्सप्रेस वेज होते हैं वो हमेशा आप देखोगे हाइट पर, एक निश्चित हाइट पर बनाए जाते हैं और उनके बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होता है। जब भी उनको निकलना होता है, एग्जिट या एंट्री पॉइंट बनाने होते हैं, तो वो एक निश्चित दूरी पर होते हैं और उसी एंट्री एग्जिट पॉइंट के जरिए लोग निकल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि निश्चित नियमित स्पीड बनी रहती है, बरकरार रहती है। इसीलिए एक्सप्रेस वेज को हाई स्पीड रोड नेटवर्क कहते हैं। आप देखते भी होंगे उत्तर प्रदेश में भी 13 एक्सप्रेस वेज बनी है, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वेज यूपी में ही है। तो खैर, ऐसे 17,000 किलोमीटर के एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवेज, एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया जाएगा, जिससे हाई स्पीड रोड नेटवर्क 5 गुना बढ़ जाएगा। तो 1.46 लाख किलोमीटर का अभी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज है वर्तमान में, मार्च 2025 तक के डाटा के अनुसार। और ये 4500 किलोमीटर हाई स्पीड मानकों पे थे केवल, जिसे अब और बढ़ाया जाएगा। किस देश के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू को संसद में कम विश्वास मत के कारण हटा दिया गया? तो फ्रांसवा बायरू ये प्रधानमंत्री थे फ्रांस के, और इनको संसद में कम विश्वास मत के कारण हटा दिया गया है, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है, यानी ये अपना विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाए। अब ये देखिए, गार्जियन का आर्टिकल है, फ्रांस टू गेट थर्ड पीएम इन ए ईयर एज बैरू रिजाइन आफ्टर कॉन्फ्रेंस वोट एज इट हैपन। तो देखिए, फ्रांस के यहाँ बड़ी दिक्कत चल रही है फ्रांस के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति तो फिक्स है इमैनुअल मैक्रोन, लेकिन उनका जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो विश्वास मत नहीं हासिल कर पा रहा है, बार बार उसे इस्तीफा देना पड़ जा रहा है, तो वो अस्थिर सरकार बन रही है। मतलब आप समझो कि पिछले 12 महीनों में चौथी बार अब नया प्रधानमंत्री ये ढूंढेंगे अपना। 3 प्रधानमंत्री गए इनके पिछले 12 महीनों में, यानी 1 साल के अंतर्गत। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस एक अपना मित्र मुल्क देश है। फ्रांस से हम लोगों ने राफेल खरीदा है। आपने एक बार देखा था, हम लोगों ने 36 राफेल खरीदे थे इंडियन आर्मी के लिए। अभी 26 और राफेल की डील हुई है 63,000 करोड़ की, जो कि इंडियन नेवी के मरीन राफेल है ना, मरीन राफेल हैं या कहें एम राफेल विमान है, तो वो हम लोग खरीदेंगे। राफेल वैसे डसाल्ट एविएशन नाम की फ्रांस की कंपनी बनाती है। अगला, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को लेवीज का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो लेवीज ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आलिया भट्ट को। एक होता है नेशनल ब्रांड एम्बेसडर, कि जैसे इंडिया के लिए बना दिया गया है ना, या किसी और देश के लिए बना दिया गया। एक होता है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि पूरी ग्लोबली ये प्रचार करेंगे। तो लेवीज का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है आलिया भट्ट को। लेवीज आप जानते भी होंगे, पुराना ब्रांड है और काफ़ी पुराना है, मतलब आप समझो कि 1853 में स्थापित किया गया था वैसे। और आप लोग भी अक्सर शर्ट्स या जीन्स वगैरह इसके यूज़ किए ही होंगे, पहने ही होंगे। तो उस कंपनी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अब होंगी आलिया भट्ट। ठीक है, चलिए, तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी ई बुक्स को जा करके ले सकते हैं MZT ऐप पर। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो आज ऑफर का आखिरी दिन है, इसका आप फ़ायदा उठाइए। गुरु कूपन कोड यूज़ करके जो भी हमारे ई बुक्स हैं या जो भी वीडियो कोर्सेज हैं, इन पर आप हैवी डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो आज रात 12 बजे तक। इसके बाद ऑफर खत्म हो जाएंगे। चलिए, ICICI बैंक का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है, ये मैंने कल पूछा था आपसे, तो मुंबई में है। इसके अलावा कौन सा संगठन ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है US ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कमेंट करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भारत ने पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 में किस देश को हरा करके खिताब जीता? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट करके बताना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।